नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज टुडे, जिसमें हर खबर है जरूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए। भारत ने स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI और पर्यावरणीय संधारणीयता आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM के 3 साल पूरे हुए। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM में एग्रोफॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। भारत और उज्बेकिस्तान ने द्विपक्षीय निवेश संधि BIT पर हस्ताक्षर किए। आपको बता दें, दोनों देशों के बीच BIT पर हस्ताक्षर से आर्थिक सहयोग को बढ़ावा मिलेगा और एक अधिक मजबूत और लचीला निवेश परिवेश तैयार होगा। इससे निवेशकों के लिए सुगमता का स्तर और उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। सबसे पहले BIT के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। BIT एक देश के नागरिकों और कंपनियों द्वारा दूसरे देश में किए गए निवेश की सुरक्षा के लिए एक पारस्परिक समझौता है। भारत ने 2015 में नए मॉडल BIT टेक्स्ट को मंजूरी दी थी। इसने भारतीय मॉडल BIT 1993 का स्थान लिया है। 2015 के मॉडल BIT टेक्स्ट का BITs और मुक्त व्यापार समझौते FTAs या आर्थिक साझेदारी समझौतों के निवेश संबंधी अध्यायों पर फिर से वार्ता करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसी के साथ अब मॉडल BIT की मुख्य विशेषताएं जानते हैं। पहली विशेषता है राष्ट्रीय व्यवहार। विदेशी निवेशकों के साथ घरेलू निवेशकों के समान व्यवहार किए जाने का प्रावधान किया गया है। दूसरी विशेषता है अधिग्रहण से सुरक्षा। इसमें प्रत्येक देश की अपने क्षेत्र में विदेशी निवेश को अपने अधिकार में लेने की क्षमता को सीमित करना शामिल है। विवादों का निपटारा भी एक विशेषता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता शुरू करने से पहले स्थानीय उपायों का इस्तेमाल करने का प्रावधान किया गया है। अन्य विशेषताओं में निवेश की उद्यम आधारित परिभाषा दी गई है। अंत में भारत उज्बेकिस्तान संबंध पर भी चर्चा कर लेते हैं। उज्बेकिस्तान मध्य एशियाई क्षेत्र में भारत का प्रमुख साझेदार है। दोनों के बीच जुड़ाव के अलग अलग आयामों में कुछ महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं, जिनमें पहला है आर्थिक संबंध। भारत उज्बेकिस्तान के शीर्ष 10 व्यापार साझेदारों 2023 से 24 में से एक है। दूसरा है सुरक्षा और रक्षा सहयोग। दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दस्तलिक आयोजित किया जाता है। तीसरा है बहुपक्षीय जुड़ाव। दोनों देश संयुक्त राष्ट्र G20, ब्रिक्स और SCO जैसे विविध अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सहयोग करते हैं। अगला है ऊर्जा सुरक्षा। भारत ने यूरेनियम अयस्क के कॉन्सेंट्रेट्स की आपूर्ति के लिए उज्बेकिस्तान के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। अंत में लोगों के बीच आपसी संबंध। उज्बेकिस्तान में लगभग 14,000 भारतीय निवास करते हैं। बढ़ते अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत ने स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। भारत ने G20 संयुक्त वित्त पोषण हेल्थ टास्क फोर्स उच्च स्तरीय बैठक के दौरान स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों में और सुधार करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। यह बैठक संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के दौरान आयोजित की गई थी। सबसे पहले स्वास्थ्य के सामाजिक निर्धारकों यानी सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ SDH को समझते हैं। दरअसल SDH गैर चिकित्सकीय कारक होते हैं जो स्वास्थ्य संबंधी परिणामों को प्रभावित करते हैं। कि ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें मनुष्य जन्म लेते हैं, वृद्धि करते हैं, काम करते हैं, रहते हैं और जीवन जीते हैं। साथ ही इसमें लोगों के दैनिक जीवन की परिस्थितियों को आकार देने वाले कारकों और प्रणालियों के व्यापक समूह भी शामिल हैं। इन कारकों एवं प्रणालियों में आर्थिक नीतियां व प्रणालियां, विकास संबंधी एजेंडा, सामाजिक मानदंड, सामाजिक नीतियां और राजनीतिक प्रणालियां शामिल हैं। SDG के उदाहरण की बात करें तो इसमें शिक्षा, आय और सामाजिक सुरक्षा, बेरोजगारी और नौकरी की असुरक्षा, कार्य दशाएं, खाद्य असुरक्षा, आवास, प्रारंभिक बाल्यावस्था विकास, सामाजिक समावेशन आदि शामिल हैं। आपको बता दें, SDH पर विश्व स्वास्थ्य संगठन आयोग का लक्ष्य 2040 तक 3 मार्गदर्शक पहलुओं को पूरा करना है। पहला है देशों और सामाजिक समूहों के बीच जीवन प्रत्याशा के अंतर को आधा करना। दूसरा, सभी देशों में वयस्क मृत्यु दर को आधा करना। और तीसरा, शिशु एवं मातृ मृत्यु दर में 90 से 95% की कमी लाना। खबर में आगे बढ़ते हुए ये जानते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में SDH की क्या भूमिका है। अनेक अध्ययनों से पता चला है कि SDH स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के 30 से 55% के लिए जिम्मेदार हैं।
ये स्वास्थ्य से जुड़ी असमानताओं को प्रभावित करते हैं। इसके कारण देशों के भीतर और देशों के बीच स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के मामले में अनुचित व टाली जाने योग्य भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। सभी देशों में आय, स्वास्थ्य और बीमारी का स्तर व्यक्ति की सामाजिक स्थिति पर निर्भर करता है। अतः जिस व्यक्ति की सामाजिक आर्थिक स्थिति जितनी निम्न होगी, उसका स्वास्थ्य उतना ही खराब होगा। अंत में एसडीएच के लिए भारत का दृष्टिकोण भी समझ लेते हैं। इस संबंध में समग्र सरकार यानी सरकारों के सभी स्तर, उनकी एजेंसियां, संस्थाएं और वन हेल्थ दृष्टिकोण को अपनाया गया है। साथ ही भारत डेट फॉर हेल्थ स्वैप की संभावना तलाशने पर जोर दे रहा है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो हेल्थ इक्विटी में निवेश करते हुए वित्तीय दबाव को कम कर सकती है। भारत ने G20 के सदस्य देशों से वैश्विक स्तर पर स्वास्थ्य प्रणालियों को बेहतर बनाने के लिए डेटा संग्रहण और विश्लेषण के प्रति एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने का आह्वान भी किया है। साथ ही भारत ने आयुष्मान भारत, स्वच्छ भारत मिशन, जल जीवन मिशन और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी फ्लैगशिप कार्यक्रम भी शुरू किए हैं। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए घोषणा पत्र को अपनाया। वैश्विक नेताओं ने रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR पर 79वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA की उच्च स्तरीय बैठक में एक राजनीतिक घोषणा पत्र को मंजूरी प्रदान की है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, AMR उस स्थिति को कहा जाता है जब कोई बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी दवाओं पर प्रतिक्रिया करना बंद कर देते हैं। इसके परिणाम स्वरूप संक्रमण का इलाज करना मुश्किल या असंभव हो जाता है और रोग फैलने का खतरा बढ़ जाता है। सबसे पहले AMR घोषणा पत्र के बारे में जानते हैं। इसका लक्ष्य 2030 तक जीवाणु जनित AMR से होने वाली अनुमानित 4.95 मिलियन मानव मृत्यु को 10% तक कम करना है। इसमें सतत राष्ट्रीय वित्त पोषण और 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के उत्प्रेरक वित्त पोषण का आह्वान किया गया है। इनसे 2030 तक कम से कम 60% देशों द्वारा AMR पर राष्ट्रीय कार्य योजनाओं को वित्त पोषित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह लक्ष्य वित्त पोषण स्रोतों में विविधता लाकर तथा रोगाणुरोधी प्रतिरोध बहुभागीदार ट्रस्ट फंड के लिए अधिक योगदानकर्ताओं को प्रोत्साहित करके हासिल किया जाना है। इसके तहत वैश्विक स्तर पर मानव स्वास्थ्य के लिए उपयोग किए जाने वाले कम से कम 70% एंटीबायोटिक्स को WHO एक्सेस ग्रुप के तहत आने वाली एंटीबायोटिक्स होना चाहिए। ऐसी एंटीबायोटिक्स का दुष्प्रभाव अपेक्षाकृत कम होता है और ये AMR भी उत्पन्न नहीं करती है। WHO AWARE अवेयर वर्गीकरण के तहत एंटीबायोटिक्स को 3 समूहों में रखा गया है। एक्सेस इन 3 समूहों में से एक है और 2 अन्य समूह है वॉच और रिजर्व। एक्सेस ग्रुप में उन एंटीबायोटिक्स को रखा गया है जो बहुत कम रोगाणु प्रतिरोधी हैं। इस घोषणा पत्र में 2030 तक वैश्विक स्तर पर कृषि खाद्य प्रणाली में प्रयुक्त एंटीमाइक्रोबियल की मात्रा में सार्थक कमी लाने का भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है। घोषणा पत्र में AMR पर वैश्विक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए एक केंद्रीय समन्वय तंत्र के रूप में स्थायी चतुर्पक्षीय संयुक्त सचिवालय की स्थापना का उपबंध किया गया है। इस सचिवालय में 4 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन FAO, WHO, WOAH और UNEP शामिल हैं। अंत में ये जानते हैं कि सरकार ने AMR से निपटने के लिए कौन कौन सी पहलें शुरू की हैं। वैश्विक स्तर पर शुरू की गई पहलों की बात करें तो वन हेल्थ अप्रोच अपनाई गई है। ये एक एकीकृत दृष्टिकोण है। इसका लक्ष्य लोगों, पशुओं और पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य को संधारणीय रूप से संतुलित एवं अनुकूलतम बनाना है। दूसरी पहल है WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस GMP 2020। इसमें विनिर्माण के अपशिष्ट प्रबंधन आदि से जुड़े पर्यावरणीय पहलुओं को शामिल किया गया है। भारत द्वारा आरंभ की गई पहलों पर ध्यान दें तो भारत द्वारा AMR की रोकथाम पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAP-AMR 2017 और 2022 में NAP-AMR 2.0 को अपनाया गया है। और आखिरी है रेड लाइन अभियान। इसका उद्देश्य एंटीबायोटिक दवाओं का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता का प्रसार करना है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और पर्यावरणीय संधारणीयता। हाल ही में विशेषज्ञों ने पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने में AI के उपयोग पर प्रकाश डाला है। AI प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जो कंप्यूटर को कई तरह के उन्नत कार्य करने में सक्षम बनाता है। इसमें बोली जाने वाली और लिखित भाषा को समझने व उसका अनुवाद करने, डेटा का विश्लेषण करने आदि की क्षमता शामिल होती है। खबर की शुरुआत में जानते हैं आखिर पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के लिए AI का कैसे उपयोग किया जा सकता है। पहला तरीका है पूर्वानुमान द्वारा।
एआई डेटा में पैटर्न जैसे विसंगतियों और समानताओं का पता लगा सकता है। साथ ही यह भविष्य के परिणामों का सटीक पूर्वानुमान लगाने के लिए पूर्व ज्ञान का उपयोग भी कर सकता है। दूसरा तरीका है निगरानी करके। इसमें वायु प्रदूषण, वनों की कटाई, समुद्र में प्लास्टिक संचय, हिमखंड आदि की निगरानी करना और उनका मानचित्रण करना शामिल है। उदाहरण के लिए एआई को हिमखंडों में होने वाले परिवर्तनों को मनुष्य की तुलना में 10,000 गुना तेजी से मापने के लिए प्रशिक्षित किया गया है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी वैश्विक पर्यावरण निगरानी प्रणाली और वायु प्रदूषण निगरानी प्लेटफॉर्म के माध्यम से वायु प्रदूषण ट्रैकिंग के लिए एआई का उपयोग करता है। अंतिम है विकार्बनीकरण को सुगम बनाना। एआई कंपनियों को उनके उत्सर्जन को ट्रैक करने, ट्रेस करने और 20 से 30% तक कम करने में मदद कर रहा है। आइए अब पर्यावरण पर एआई के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला नकारात्मक प्रभाव है उच्च विद्युत खपत। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी आईईए के अनुसार एक एआई आधारित वर्चुअल असिस्टेंट चैट जीपीटी किसी गूगल सर्च की तुलना में 10 गुना अधिक बिजली की खपत करता है। इसके बाद है ई अपशिष्ट। एआई होस्ट करने वाले डेटा सेंटर्स ई अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, जिसमें अक्सर पारा और सीसा जैसे खतरनाक पदार्थ होते हैं। और अंतिम प्रभाव है संसाधनों का अत्यधिक उपयोग। एआई के उपयोग में बड़ी मात्रा में जल की खपत होती है और दुर्लभ खनिजों पर निर्भरता बढ़ जाती है, जिनका ज्यादातर असंधारणीय तरीकों से खनन किया जाता है। खबर के अंत में एआई के प्रभावी उपयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी यूएनईपी की सिफारिशों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पहले जानते हैं इस संदर्भ में देश क्या कर सकते हैं। दुनिया भर के देश एआई के पर्यावरणीय प्रभाव को मापने के लिए मानकीकृत प्रक्रियाएं स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा वे कंपनियों को अपने डेटा सेंटर्स को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिसमें नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करना शामिल है। साथ ही सरकारें ऐसे विनियम लागू कर सकती है जिनके तहत कंपनियों को एआई आधारित उत्पादों और सेवाओं के प्रत्यक्ष पर्यावरणीय परिणामों का खुलासा करना अनिवार्य हो। और अंत में तकनीकी कंपनियां एआई एल्गोरिदम को अधिक दक्ष बना सकती है। इससे उनकी ऊर्जा की मांग कम हो सकती है। साथ ही जल का पुनर्चक्रण और जहां भी संभव हो वहां घटकों का फिर से उपयोग भी किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के 3 साल पूरे हुए। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन यानी एबीडीएम को 2021 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने शुरू किया था। गौरतलब है कि एबीडीएम राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के उद्देश्य के अनुरूप है। इसके तहत डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर डीपीआई की मदद से डिजिटल हेल्थ ट्रांजैक्शंस में इंटरऑपरेबिलिटी को संभव किया गया है। खबर की शुरुआत में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन एबीडीएम के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इसका विजन कुशल, सुलभ, समावेशी, किफायती, समय पर और सुरक्षित तरीके से एक राष्ट्र डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाना है। यह इकोसिस्टम सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का समर्थन करेगा। इसके तहत डिजिटल उपायों के जरिए हेल्थ केयर इकोसिस्टम में मौजूदा खामियों को दूर करने में मदद मिलेगी। इसकी कार्यान्वयन एजेंसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। इस मिशन की समयावधि 2021-22 से 2025-26 तक है। आइए अब एबीडीएम की मुख्य विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। पहली विशेषता है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी ABHAID। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड को संग्रहित और प्रबंधित करने हेतु नागरिकों के लिए एक विशिष्ट हेल्थ कार्ड है। ABHAID की मौजूदा स्थिति की बात करें तो अभी तक 67 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट जनरेट हो चुके हैं। अगली विशेषता है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री यानी HPR। इसमें सभी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों या हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का पंजीकरण होता है। HPR की मौजूदा स्थिति की बात करें तो इसके तहत 4.7 लाख से अधिक डॉक्टर और नर्स पंजीकृत हैं। और अंत में हेल्थ फैसिलिटीज रजिस्ट्री यानी HFR। इसमें सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की हेल्थ फैसिलिटीज का संग्रह होता है। HFR की मौजूदा स्थिति की बात करें तो नेशनल हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स रजिस्ट्री यानी NHPR के तहत 3.3 लाख से अधिक हेल्थ फैसिलिटीज पंजीकृत हैं। खबर में आगे बढ़ते हैं और एबीडीएम के अंतर्गत उठाए गए प्रमुख कदम भी जान लेते हैं।
डिजिटल स्वास्थ्य संबंधी पद्धतियों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रोत्साहन योजना यानी DHIS के तहत वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र द्वारा ABDM को अपनाने से जुड़ी कठिनाइयों के समाधान के लिए माइक्रोसाइट पहल शुरू की गई है। अन्य उपायों में स्कैन व शेयर यानी एक QR कोड आधारित OPD पंजीकरण सेवा आदि शामिल है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद EAC-PM ने एग्रो फॉरेस्ट्री मिसिंग ट्रीज फॉर द फॉरेस्ट शीर्षक से एक वर्किंग पेपर जारी किया। इस वर्किंग पेपर में भारत में कृषि वानिकी यानी एग्रो फॉरेस्ट्री की अपार क्षमता के बारे में बताया गया है, जिसका अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कृषि वानिकी में भूमि उपयोग पद्धतियों और प्रौद्योगिकियों का सामूहिक रूप से उपयोग किया जाता है। इसके तहत फसलों या पशुपालन वाली भूमि पर लकड़ी प्रदान करने वाले 12 वृक्ष, झाड़ियां, ताड़, बांस आदि भी उगाए जाते हैं। भारत में कुल कृषि भूमि का केवल 17% हिस्सा ही कृषि वानिकी के अंतर्गत आता है, जो वैश्विक औसत 43% से कम है। गौरतलब है कि कुल कृषि योग्य भूमि के 10% से अधिक भाग पर वृक्ष आवरण होने पर ही कृषि वानिकी पदावली उपयोग की जाती है। खबर में आगे बढ़ते हैं और कृषि वानिकी के महत्व को समझते हैं। पहला है किसानों की आजीविका में विविधता। सागौन जैसे उच्च मूल्य वाले पेड़ों से किसानों की आय में वृद्धि हो सकती है। अगला है इमारती लकड़ी और अन्य संसाधनों का प्राथमिक स्रोत। कृषि वानिकी लगभग 65% छोटी या मध्यम आकार की इमारती लकड़ी, फर्नीचर और निर्माण के लिए 70 से 80% लकड़ी, कागज व लुगदी के लिए लगभग 60% कच्चा माल आदि प्रदान करती है। और अंत में मृदा जैविक कार्बन की मात्रा में सुधार। इससे फसल की पैदावार, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन और जल उपयोग दक्षता में सुधार होता है। अब बात करते हैं कृषि वानिकी से जुड़ी चुनौतियों के बारे में। इसके तहत संरक्षण को प्राथमिकता देने वाले नीतिगत दृष्टिकोण वृक्षों की कटाई को हतोत्साहित या प्रतिबंधित करते हैं। इससे इमारती लकड़ी के उत्पादन में गिरावट आती है। उदाहरण के लिए 1988 की राष्ट्रीय वन नीति और गोदावर्मन केस 1996 ने वृक्षों की कटाई को प्रतिबंधित कर दिया था। इसके कारण FAO के अनुसार 1996 से 2022 तक इमारती लकड़ी के आयात में 4 गुना वृद्धि हुई थी। इसके साथ ही कटाई और पारगमन परमिट प्राप्त करने की जटिल प्रक्रिया कृषि वानिकी पद्धति को अपनाने में रुकावट पैदा करती है। इसके अलावा इमारती लकड़ी, बांस और अन्य वन उत्पादों के परिवहन के लिए नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम यानी NTPS का कम उपयोग किया जाता है। और अंतिम चुनौती है आयात निर्भरता। ITTO 2023 के अनुसार भारत ने $2.7 बिलियन मूल्य की इमारती लकड़ी का आयात किया था। खबर के अंत में वर्किंग पेपर में की गई सिफारिशों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। इमारती लकड़ी प्रदान करने वाली सागौन, गुर्जन और मेरांती जैसी उच्च मूल्य वाली देशी वृक्ष प्रजातियों को विनियमन के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। इसके साथ ही भू स्वामित्व प्रमाणित करने के बोझ को कम करने के लिए भूमि के स्वामित्व की बजाय प्रौद्योगिकी की मदद से वृक्षों के स्वामित्व को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उदाहरण के लिए TGRAM यानी टिम्बर ट्रेसेबिलिटी टूल जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। इसके अलावा सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से पारगमन और कटाई परमिट के लिए केंद्रीकृत प्रणाली लागू की जानी चाहिए। चलिए बढ़ते हैं सुर्खियों में स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में, जिसकी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन है। आपको बता दें, त्रिनिदाद और टोबैगो कैरिबियन क्षेत्र का ऐसा पहला देश बन गया है जिसने भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI प्लेटफॉर्म को अपनाया है। इसकी भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो ये अटलांटिक महासागर में दक्षिण पूर्व वेस्ट इंडीज का द्वीपीय देश है। ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के नजदीक वेनेजुएला के उत्तर पूर्व और गुयाना के उत्तर पश्चिम में अवस्थित है। इसकी भौगोलिक विशेषताओं पर चर्चा करें तो इसकी प्रमुख पर्वत श्रृंखला नॉर्दर्न रेंज है। यह वेनेजुएला में एंडीज पर्वत श्रृंखला की तटीय श्रृंखलाओं का विस्तार है। त्रिनिदाद की पिच झील में दुनिया के सबसे बड़े प्राकृतिक एस्फॉल्ट का भंडार है। यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान माउंट एरिपो है और यहाँ की प्रमुख नदियां ओटोयेरे और कारोनी हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस ने भूमि आवंटन में अनियमितताओं को लेकर कर्नाटक के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज की है।
भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका IBSA विदेश मंत्रियों ने वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक संयुक्त मोर्चे की घोषणा की है। भारतीय विदेश मंत्री ने कमेटी ऑफ 10 C10 ग्रुप और L.69 ग्रुप की पहली संयुक्त मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया। L.69 समूह में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, प्रशांत महासागर के द्विपक्षीय देश और एशिया के देश शामिल हैं। केंद्रीय खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री ने सूचित किया है कि भारत विश्व में एथेनॉल का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता बन गया है। वर्तमान में अमेरिका एथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके बाद ब्राजील का स्थान है। वस्तु एवं सेवा कर GST परिषद ने मार्च 2026 में प्रतिपूर्ति उपकर समाप्त होने के बाद लग्जरी सिन और डिमेरिट गुड्स पर कराधान पर निर्णय लेने के लिए मंत्रियों के एक समूह GOM का गठन किया है। हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स ने खुलासा किया है कि रूस ने यूक्रेन में थर्मोबैरिक वेपन ODAB 1500 बम का इस्तेमाल किया है। मेटा में ऑगमेंटेड रियलिटी AR ग्लास के प्रोटोटाइप ओरियन का अनावरण किया है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।